देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस दिन मैं और विनोद हम दोनों ही महाराज गोसाई जी के दर्शन करने के बाद वापस घर लौट रहे थे। दरअसल विनोद ने नई नई बाइक खरीदी थी, तो हम दोनों उस बाइक को लेकर भगवान के मंदिर गए थे। लेकिन लौटते लौटते बहुत देर हो गई। सूरज की जगह अब चांद नजर आ रहा था, साथ ही जोरों का अंधेरा पसर गया था। चांद की रोशनी तो थी, लेकिन इसके बावजूद भी हमें बड़ा डर लग रहा था। खासकर जब हम लोग सड़क पर पहुंचे तो हमने देखा कि सुनसान रास्ते पर घनघोर सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं और विनोद दोनों अंधेरे से डर जाते थे, इसलिए मैंने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और खामोश होकर बैठ गया। बाइक के दस्तावेज भी हमारे पास नहीं थे और उसके साथ ही बाइक की नंबर प्लेट भी अब तक नहीं आई थी। तो पुलिस का डर भी लगा हुआ था और उसके बाद वही हुआ जिसका हम दोनों को डर था। सड़क पर पुलिस चेक पोस्ट ठहरिए ये बोर्ड दिखाई दिया और उस बोर्ड को देखते ही विनोद ने तुरंत ही बाइक का ब्रेक लगा दिया। तभी मैंने देखा कि सामने की ओर हमें पुलिस वाले दिखाई दे रहे थे। बेवजह चालान कटवाने से तो अच्छा था कि हम दोनों किसी और रास्ते से निकल जाते हैं, लेकिन विनोद का कुछ और ही मत था। पहले तो उसने बाइक की रेस दबाई और फिर गियर डालकर बाइक स्पीड से निकाल दी। पुलिस वालों ने बाइक के सामने अपने डंडे खड़े कर दिए, लेकिन उसने बाइक नहीं रोकी। उन्होंने जोर से मारा और एक तो मेरे कंधे पर भी लगा। तो मैं दर्द से कराहते हुए विनोद को गालियां देने लगा। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि एक डंडा लगने के अलावा हमारे साथ और कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये भ्रम भी दूर हो गया। उसके बाद जो हुआ उसने हमें बहुत ज़्यादा डरा दिया था, क्योंकि फिर पुलिस वालों की एक गाड़ी हमारे पीछे पड़ गई। हालांकि हमारे पास नई बाइक होने के साथ साथ एक महंगा इंजन था। इतनी जल्दी हम दोनों कहाँ पुलिस वालों के हाथ आने वाले थे। लेकिन एक बात ये भी तय थी कि अगर हम लगातार सड़क पर चलते रहे तो बहुत ही जल्द पुलिस वाले हमें पकड़ लेंगे। हमें किसी गांव के रास्ते से ही निकलना होगा। वैसे तो विनोद गांव के रास्ते को नहीं जानता था, लेकिन मैं इस इलाके से काफ़ी बार गुजरता रहता था, तो मैं आसपास के गांव को भी काफ़ी अच्छे से जानता था और वहां के रास्तों को भी। इसलिए मैंने विनोद को एक कच्चे रास्ते में डाल दिया। वहां से विनोद नीचे उतरा और ड्राइविंग सीट पर मैं बैठ गया और इस बार बाइक का हैंडल मेरे हाथ में था, तो मुझे कोई फिक्र नहीं थी। विनोद ने कहा हमें किसी भी हालत में यहाँ से निकलना ही होगा, क्योंकि हमारे पास ना ही तो कोई बाइक का लाइसेंस है और ना ही मैंने अभी तक बाइक इंश्योरेंस करवाई है। विनोद की बात भी सही थी, क्योंकि पुलिस वाले सबसे पहले लाइसेंस, आरसी और इंश्योरेंस ही मांगते हैं। इसलिए मैंने बाइक की स्पीड बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर कुछ देर बाद हम एक गांव के पास पहुंचे। किसी बंजर की तरह पड़ा वो रास्ता काफ़ी सुनसान लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे मैं ड्राइव करके विनोद को एक गांव के अंदर ले आया। दिखने में ये गांव बड़ा ही खामोश था। फिर मैंने विनोद को पीछे पलटकर देखने को कहा, तो उसने बताया कि अब उनके पीछे पुलिस की कोई गाड़ी नहीं है, यानी कि अब हम दोनों आज़ाद थे। और वैसे भी पुलिस कुछ देर तक ही पीछा करती है। एक तरफ जहां हमें राहत मिल रही थी कि अब हम दोनों पुलिस वालों के चंगुल में नहीं फंसे हैं, तो दूसरी तरफ हम इस गांव के रास्ते को एकदम भूल गए थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने आज से पहले इस गांव को कभी देखा ही नहीं है। किसी तरह मैं दिमाग के अंदाज से उस गांव की तरफ चक्कर काटने लगा, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा था मानो ये गांव अज्ञात है। कुछ देर तक तो हम इसी तरह इधर उधर भटकते रहे। फिर हमारी नज़र उस गांव के चौराहे पर पड़ी, तो हमने देखा कि वहाँ एक आदमी था जिसके हाथ में शराब की एक बोतल थी। इतनी रात को माथापच्ची करने का मूड तो नहीं था, लेकिन शराब के नशे में चूर उस आदमी से बात करने के अलावा और कुछ चारा भी नहीं था। इसलिए मैं और विनोद उस आदमी के पास गए, तो वो आदमी शराब के नशे में चूर लग रहा था। उसके पैर इधर से उधर डगमगा रहे थे। फिर हम दोनों उस आदमी के पास गए और फिर मैंने बड़े ही विनम्रता के साथ उस आदमी से पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ से कौशलपुर जाने का रास्ता किधर से निकलता है? एक बार तो उस आदमी ने हमारी तरफ देखा, लेकिन दूसरी तरफ अपनी नज़र मोड़ ली और उसने अपना चेहरा दूसरे साइड में घुमा लिया। मैंने कहा, अरे हाँ भाई साहब, हम आपको ही बोल रहे हैं, कौशलपुर जाने का रास्ता किधर से निकलता है? वो आदमी एक टक हम दोनों को ही घूरने लगा और उसके बाद बड़ी ही धीमी आवाज़ में बोला, तुम दोनों मुझे देख सकते हो? तो फिर विनोद हंसने लगा और बोला, क्यों भाई साहब, तुम कौन से भूत हो जो हम तुम्हें देख नहीं सकते? फिर इतना कहने के बाद विनोद चुप हो गया। तभी उस आदमी ने कहा, कौशलपुर जाने के लिए तो तुम्हें वापस से हाईवे पर जाना होगा।
तो हमने बताया कि पुलिस हमारे पीछे पड़ी है और अगर हम गलती से भी हाईवे पर चले गए तो वो हमें पकड़कर सीधा थाने में डाल देगी और जमानत किए बिना हम बाहर नहीं निकलेंगे, साथ ही डंडे भी पड़ेंगे। फिर उस आदमी ने कहा, ये तो बड़ी विकट समस्या है। एक काम करो, आज आप दोनों मेरे साथ मेरे घर रुक जाओ, सुबह होते ही चले जाना। लेकिन विनोद और मैं इतनी जल्दी कहाँ मानने वाले थे। उस आदमी की बात पर मैंने जवाब देते हुए कहा, अरे नहीं भाई साहब, हमें जल्दी घर जाना है। तो हमारी ये बात सुनकर उस आदमी का एक ही जवाब था कि यहाँ से कौशलपुर का रास्ता नहीं निकलता। अगर हमें कौशलपुर जाना है तो सबसे पहले नेशनल हाईवे पर जाना होगा और नेशनल हाईवे की सड़क पकड़कर दीक्षित नगर से होते हुए टोल के नीचे से कौशलपुर चले जाएं। उस आदमी की बात सुनकर हमें ऐसा ही लग रहा था कि आज रात के लिए हम दोनों को इसी गांव में ठहरना होगा, वरना पुलिस वालों के हाथों में आकर हम पुलिस थाने में ही बैठे रहेंगे। विनोद ने भी यही सोच रखा था कि आज रात के लिए हम यहीं पर रुक जाएंगे। हालांकि वो आदमी शराब के नशे में था तो उस ठरकी पर इतनी जल्दी विश्वास करना बिल्कुल भी सही नहीं था, मगर इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। इसलिए हमने ये तय किया कि आज रात हम उस शराबी के घर पर रुक जाएंगे और फिर सुबह होते ही वापस निकल जाएंगे। हमने उस आदमी को बाइक पर बैठने को कहा लेकिन उसने मना कर दिया। फिर उसने बताया कि सामने की मोड़ से लगभग 100 मीटर दूर चलने पर हमें एक छोटी सी पानी की टंकी दिखेगी और उसी पानी की टंकी के पास उसका मकान बना हुआ है। हम वहीं पर पहुंच जाएं। पता नहीं क्यों लेकिन उस आदमी का बाइक पर ना बैठना और उसकी अजीब हरकतें करना हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने ये बात विनोद को भी बताई लेकिन फिर उसने कहा, अब जो भी होगा देखा जाएगा यार, आज रात के लिए तो हमें यहीं पर रुकना होगा, वरना पुलिस थाने में हम दोनों को मच्छर काटेंगे। इसीलिए मच्छरों की मार से तो इसका घर ही बचा सकता है, ऊपर से जमानत के पैसे भी लगेंगे। विनोद की बात भी ठीक ही थी क्योंकि जमानत से अच्छा आज की रात हम उसके घर ही बिता सकें। विनोद की बात मानकर हम दोनों उस आदमी के बताए अनुसार उस पानी की टंकी के पास पहुंच गए और वहां से ठीक आगे हमें एक छोटा सा मकान दिखाई दे रहा था। उस मकान को देखते हमें ये विश्वास हो गया कि यह उसी आदमी का मकान था क्योंकि उसके सामने एक लालटेन जल रही थी। हालांकि आज के ज़माने में घर के सामने लाइट होती है, लेकिन उस आदमी ने बताया था कि घर के सामने आप लोगों को लालटेन ही नज़र आएगा क्योंकि मेरे घर में बिजली नहीं है। फिर जब हम उसके घर के पास पहुंचे तो वो नज़ारा देखकर मैं और विनोद बहुत ही बुरी तरह हैरान रह गए। दरअसल वो आदमी अपने हाथ में कांच की बोतल लिए अपने घर के बरामदे में खड़ा था। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? हम दोनों जितने हैरान थे उससे कहीं ज़्यादा नॉर्मल तो वो आदमी लग रहा था। उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला और हमें अंदर बुलाने लगा। हम दोनों के दिमाग में यही विचार चल रहा था कि हमारे पास तो बाइक थी और हम उस आदमी से काफ़ी पहले इस घर में पहुंच सकते हैं, फिर भला ये आदमी हमसे पहले अपने मकान में कैसे पहुंचा? यही सोचकर मेरा तो माथा सनक गया था। तभी उस आदमी ने कहा, अरे साहब जी, वो देखिए उधर से शॉर्टकट रास्ता बना हुआ है, इसीलिए मैं उस वक्त पगडंडी का सहारा लेकर इधर से ही आ गया। तब जाकर मुझे ठीक लगा। फिर उस आदमी ने हमें अपना घर दिखाया। बाहर से जो दशा मकान की लग रही थी, अंदर से ही वो मकान वैसा ही था। वहाँ की दीवारें मकड़ियों के जालों से घिरी हुई थी। फिर विनोद ने कहा, यार तुझे नहीं लगता ये मकान थोड़े अजीब है? इस पर मैंने उसकी बात को टाल दिया और कहा, अरे जो भी हो, हमें तो सिर्फ आज रात रुकना है, फिर हम निकल जाएंगे। तभी विनोद ने कहा, यार सुबोध, बड़ी ज़ोर की भूख लगी है यार, कुछ खाने को मिल जाए तो सुकून ही मिल जाएगा। मैंने विनोद को समझाते हुए कहा, यहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता, और वैसे भी तेरा ये मोटा शरीर खाना खाने से रुकने वाला नहीं है, जितना खिलाओगे उतना ही खा लेगा। फिर मैं हंसने लगा। तभी पता नहीं कहाँ से लेकिन मांस की बू आने लगी, जैसे यहाँ आसपास में कोई गला हुआ मांस बदबू मार रहा हो। वो आदमी बरामदे से बाहर चला गया था। तो फिर जब मैंने उस आदमी को आवाज़ दी तो उसने बताया कि यहाँ पास में एक मुर्गी पालन है, तो इस तरह की बदबू आना यहाँ पर एक आम बात है। इसी बीच में उस घर की रसोई घर की तरफ देखने लगा तो मैंने पाया कि उस रसोई के अंदर लाल लाल कुछ गिरा हुआ था। ठीक से देखने पर पता चला कि यह खून के निशान थे और साथ ही कुछ हड्डियां भी गिरी पड़ी थी। मेरा शरीर तो उस वक्त कांपने लगा जब मुझे किसी शरीर की उखड़ी हुई आंख नजर आई। उस घर में लालटेन की रोशनी थी तो साफ साफ कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और ऐसे में ये अंदाज़ा लगाना बड़ा ही मुश्किल था कि वास्तव में सामने पड़ी चीज़ इंसान की आँख ही है। इससे पहले कि मैं कुछ और बोल पाता तो विनोद ने कहा, यार इस घर में तो मांस बनाया जाता है, और वो भी इंसानों का।
इतना सुनते ही मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। फिर विनोद ने अपना फ़ोन निकाला और उसकी टॉर्च को ऑन करते हुए जब वो रसोई घर में देखने लगा तो उसने देखा कि पूरी रसोई सड़े हुए मांस की बदबू से सड़ रही थी। अभी हम दोनों बहुत डरे सहमे उस बरामदे में खड़े ही थे कि तभी हमें ऐसा लगा कि हम दोनों के अलावा भी यहाँ कोई मौजूद है, और वो बाहर नहीं बल्कि बगल वाले कमरे में है, क्योंकि बगल वाले कमरे से किसी के चीखने की आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ बड़ी ही धीमी सी थी, तो इसे ठीक से सुन पाना हमारे लिए इतना आसान नहीं था। विनोद ने उस कमरे के पास अपना कान लगाया तो उसके शरीर से पसीना टपकने लगा। उसने लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा, कोई है अंदर? और अब तो मुझे भी विश्वास हो गया था कि हम किसी गैंगस्टर के जाल में हैं, वरना किसी इंसान का इस तरह मर्डर कौन करता है कि उस लाश के हाथ पैर के साथ साथ उसकी आंखें भी निकाल कर बाहर रखते। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे के अंदर 4 लोग आए। उन्होंने अपने कंधे पर एक लाश रखी हुई थी और सभी किसी मृत शरीर की तरह आगे बढ़ रहे थे। उन सभी की गर्दन उनके धड़ से लटक रही थी। विनोद ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे भागने को कहा। सही मौका देखकर मैंने भी दरवाज़ा खोला और विनोद के पीछे पीछे उस घर से बाहर निकलकर सरपट भागने लगा। सच कहूँ तो उस घर के बाहर हमें कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा था। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और उस घर के अंदर जली हुई मात्र एक लालटेन की लाइट के अलावा दूर दूर तक का कस्बा मुझे ऐसे ही वीरान दिखाई दे रहा था। मैं खुद को कोसने लगा कि मैंने अपने आप को एक ऐसे गांव में धकेल दिया जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। उस गांव के अंदर से किसी सड़क का होना तो दूर की बात है, सही से दिखने वाला कोई मकान तक नजर नहीं आ रहा था। आज से पहले मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा। फिर जब हम दोनों अपनी बाइक के पास पहुंचे और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे तो इस वक्त तक हमारी उस बाइक ने भी हमें मुसीबत में डालने की सोच रखी थी, क्योंकि बाइक तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमने पलटते हुए अपने चारों तरफ देखा तो हमें कोई भी नजर ही नहीं आया, यानी कि अब तक सब कुछ सही था। मैं और विनोद इसी तरह 2-4 मिनट तक उस बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन हमारी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। बाइक का इंडिकेटर तक नहीं चमक रहा था। एक बार फिर हमें कुछ लोगों की आवाज़ आई। कदमों की उस आहट को सुनकर हम दोनों चौकन्ने हो गए और तभी विनोद ने सड़क की तरफ देखने को कहा तो मैंने देखा कि वो 4 लोग मिलकर एक लाश को अपने कंधों पर लेकर जा रहे थे। ये बिल्कुल वैसा ही नज़ारा था जो हमने पहले उस मकान में देखा था। उन 4 लोगों ने अपने शरीर पर सफ़ेद लिबास पहन रखा था, जैसे वो किसी को शमशान घाट ले जा रहे हैं। इस समय भी विनोद के फ़ोन की टॉर्च ऑन थी, तो उसने गलती से उस आदमी के चेहरे पर टॉर्च की रोशनी डाल दी और वो लोग भी हम दोनों के बहुत ही करीब पहुंच गए थे। ठीक से तो नज़र नहीं आया, लेकिन दूर से देखने पर ऐसा ही लग रहा था मानो वो डेड बॉडी विनोद की ही है। विनोद का हूबहू मरा हुआ शरीर देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैं एकटक विनोद को घूरने लगा तो ऐसा ही बर्ताव विनोद भी कर रहा था। वो भी मुझे एकटक देखे जा रहा था। फिर विनोद ने कहा, यार मुझे क्यों लगता है कि वो तेरी डेड बॉडी है। विनोद की इस बात ने मुझे और भी ज़्यादा अचंभव में डाल दिया और मुझे समझते ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि यह किसी ऊपरी शक्ति का चक्कर है। मैंने विनोद का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने विनोद को बहुत धीमे से कहा, भाई हम बहुत बुरे फंस गए हैं, हमें साथ रहकर काम लेना होगा, वरना आज की रात हम अपनी आखिरी रात बताएंगे। विनोद का चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ गया था। फिर मैंने विनोद के शरीर को हिलाया और उसे थोड़ा नॉर्मल करने लगा। फिर उसने कहा, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा यार, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम भागकर भी कहाँ जाएं। इस कस्बे का कोई ऐसा स्थान नहीं था जो हमें यहाँ रुकने दे या फिर आज रात के लिए आराम दे सके। हमारी नज़र उस सड़क की तरफ जाती तो वहाँ पर सिर्फ सन्नाटा पसरा रहता। हमारी जान बचाने का हमें कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। हम दोनों उन 4 जनों से अपना पीछा छुड़ाकर किसी तरह वहाँ से निकले और उस पानी की टंकी थोड़ा सा आगे नजर आने वाले एक वीरान खेत के पास पहुँच गए। वहाँ घनी झाड़ियाँ थी, लेकिन उस जगह पर बैठने का एक फ़ायदा ये था कि वहाँ से थोड़ा सा ही आगे हमें एक रोड नज़र आ रहा था जिससे हम लोग यहाँ पर आए थे और हम इस उम्मीद में बैठे थे कि कोई गाड़ी वाला गुजर जाए। लेकिन फिर एक बार हमें वही सफ़ेद कपड़ा पहने आदमी नजर आए जिन्होंने अपने जिस्म पर किसी की डेड बॉडी को रख रखा था और एक अजीब सी आवाज़ निकाल रहे थे। उस समय मैं और विनोद चुपचाप बस में बैठे रहे। हम दोनों ने अपने मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकाली, वरना उन लोगों को पता चल जाता कि हम दोनों यहीं कहीं छुपे हुए हैं। हम जिस खेत में बैठे थे उसे देखकर ऐसे ही लग रहा था मानो इतनी रात को यहाँ कोई नहीं रहता
और उसके बाद हम दोनों उस खेत की सीमा को पार करके खेत के अंदर घुस गए। फिर जैसे ही हम उस खेत के अंदर पहुंचे तो हम दोनों ने देखा कि वहाँ पशुओं को डालने वाला चारा पड़ा था और रुकने के लिए हमारे लिए एक अच्छा स्थान भी था। साथ ही वहाँ पर एक तिरपाल पड़ी थी, तो हम दोनों उस तिरपाल के ऊपर बैठ गए। फिर कुछ देर के बाद ना जाने कब मेरी आंख लग गई, और मेरी आंख सिर्फ एक पल के लिए ही लगी थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि अब मैं कुछ पशुओं के चारे के पास नहीं था, बल्कि किसी के कंधों पर लेटा हुआ था, यानी कि कोई मुझे जलाने के लिए लेकर जा रहा था। पहले तो मैं उठकर बैठ गया, तो मैंने देखा कि कुछ लोग मुझे कांधे पर लेटाकर शमशान घाट ले जा रहे थे। तभी मुझे वो आदमी नजर आया जिसके हाथ में शराब की बोतल थी। दरअसल वो आदमी भी हमारे साथ साथ चल रहा था और उसके हाथ में वही शराब की बोतल थी जो कुछ देर पहले दिखाई दे रही थी। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं उस आदमी की हरकतों से बहुत ही ज़्यादा तंग आ गया था। अगर इस मुसीबत में हम फंसे हुए थे तो उस आदमी की वजह से ही फंसे थे। तभी मुझे विनोद का ख्याल आया, तो विनोद मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। एक तरफ जहां मुझे विनोद को ढूंढने का डर सता रहा था, तो दूसरी तरफ मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग मुझे बहुत ही जल्द जलाने वाले हैं। फिर कुछ देर के बाद उन लोगों ने मुझे एकदम से नीचे उतार दिया। जहां मैं उस टिकटी से हिल तक नहीं पा रहा था, तो अब वो मुझे एकदम से पकड़कर कहीं लेटाने लगे। जब मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो मुझे पता चला कि ये एक शमशान घाट है जहाँ पहले से एक चिता सजाई जा रही थी, और ये देखकर तो मेरा दिमाग ही सनक गया। फिर मेरी नज़र वहाँ पर मौजूद विनोद पर पड़ी, तो मैंने देखा कि कुछ लोग विनोद को पकड़कर उसे चिता पर लेटा रहे थे और अब उसे जलाने की प्रक्रिया चल रही थी। अभी मैं हिल तक नहीं पा रहा था, तो इस हालत में भला विनोद की मदद कैसे करता। फिर मैंने मन ही मन भगवान का नाम जपना शुरू किया और किसी तरह वहाँ से उठने की कोशिश करने लगा। जब मैंने अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर ली तो ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर अब मेरे कंट्रोल में आ गया है। कहीं ये कोई खुफिया आइडिया तो नहीं जिससे इन काली शक्तियों की ताकत कम हो जाए। लेकिन जब मैंने अपने हाथ की ओर देखा तो मैंने पाया कि मेरे हाथ पर माँ काली का एक धागा बंधा हुआ था, जिसे मेरी मम्मी एक रक्षा सूत्र बताया करती थी। और आज मैंने ये सब देख भी लिया। मैंने अपने हाथ की मुट्ठी बंद की और जब विनोद के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि विनोद की आंखें बंद थी। ऐसा लग रहा था मानो वो बेहोशी की हालत में पड़ा है। मुझे हैरत तो इस बात की हो रही थी कि वो लोग मेरे करीब तक नहीं आ रहे थे। जिस आदमी के हाथ में शराब की बोतल थी वो भी मुझे दूर से ही देखे जा रहा था। किसी तरह मैंने विनोद का मुंह पकड़कर उसे हिलाना शुरू कर दिया। तब कहीं जाकर उसने अपनी आंखें खोली। विनोद के आंख खोलते ही मैंने उसे तुरंत उठने को कहा, लेकिन वो हिल तक नहीं पा रहा था। वैसे तो मैं हनुमान जी का काफ़ी बड़ा भक्त था, तो मैंने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। कहते हैं भूत प्रेत निकट ना आवे जब महावीर नाम सुनावे। उस रात भूत प्रेत का तो पता नहीं, लेकिन मैंने इस नाम की ताकत को देखा जब विनोद बड़ी आसानी के साथ उस चिता से खड़ा हो गया। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस शमशान घाट के अंदर से भागने लगे, तो वो शमशान घाट भी उस गांव के एकदम करीबी था। फिर हम दोनों उस गांव के अंदर पहुंच गए। हमें ये तो पता चल गया था कि सभी हम दोनों को जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम मौत के घाट उतर जाएं। मुझे नहीं मालूम ये हमारे साथ क्या करने वाले थे, लेकिन अब हमारे पीछे कोई नहीं था। भला हमारी डेड बॉडी के साथ ये क्या करना चाहते थे। तभी हमें शराब की बोतल लिए इधर से उधर डगमगाता हुआ वही आदमी नजर आया, और उस आदमी को देखते ही मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। मैं उस आदमी की हरकत से बहुत ही ज़्यादा तंग आ गया था, इसलिए मैं उसकी तरफ गया और उसका गला पकड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन मेरा हाथ उस आदमी के आर पार हो गया, और फिर मेरी नज़र उस आदमी की आंखों पर पड़ी तो मैंने देखा कि उस आदमी की एक आंख फूटी हुई थी और उस आंख की जगह एक गड्ढा बना हुआ था। ये तो मुझे कब का ही पता चल गया था कि ये कोई शैतान है, लेकिन अब ये क्या करने वाला था, क्योंकि धीरे धीरे इसके कदम मेरी तरफ बढ़ रहे थे। तभी वो मेरे आंखों के सामने पहुंच गया, और जब मैंने करीब से उसके चेहरे को देखा तो मैं डर के मारे कांप उठा। करीब से देखने पर उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था, और उसी वक्त पीछे पलटकर मैंने सर पर दौड़ लगा दी। अब इस सड़क की तरफ भाग ही रहे थे कि हम दोनों को वही 4 लोग वहाँ पर नजर आए जिन्होंने अपने शरीर के ऊपर सफ़ेद लिबास पहन रखा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये डेड बॉडी विनोद की ही है, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान देना सही नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप सड़क पर भागता ही रहा।
कुछ देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि विनोद मेरे पीछे नहीं है और तब तक मैं उस गांव की सीमा से बहुत दूर आ गया था। यानी कि कुछ ही देर में ही मैं हाईवे पर पहुंच गया था, लेकिन विनोद दूर दूर तक मुझे कहीं भी नजर ही नहीं आ रहा था। विनोद को ना पाकर मैं और भी ज़्यादा घबरा गया, लेकिन तभी वहाँ पुलिस वाले पहुँच गए जो कुछ दूर आगे स्टैंड लगाकर नियम तोड़ने वालों को अंदर डाल रहे थे। उस समय उस पुलिस वालों को मैंने सारी बात बता दी। तब जाकर उस पुलिस वाले ने बताया कि तुम लोगों को हम उस गांव के अंदर जाने से ही रोक रहे थे। दरअसल वो गांव एक हॉन्टेड प्लेस है। उस गांव के अंदर कोई नहीं जाता क्योंकि वो गांव छलावे की चपेट में रहता है। वहाँ 4 लोग हर किसी आदमी को अपने कंधे पर लेकर जाते हैं और फिर शमशान घाट में जला देते हैं। और भी काफ़ी सारी ऐसी बातें थी जो उन्होंने मुझे बिल्कुल सही बताई। फिर मैंने उन्हें विनोद के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि विनोद अब कभी नहीं आएगा। अगर तुमने विनोद को ढूंढने की कोशिश भी की तो वो छलावा तुम्हें भी शमशान घाट में जला देंगे। तुम्हारे साथ शमशान घाट से गांव तक आने वाला इंसान विनोद नहीं था बल्कि एक छलावा था। खासकर वो शराब खटकने वाला आदमी तो लोगों की आंखें निकाल लेता है और उनके धड़ को अलग अलग भागों में बांटकर अपनी रसोई में रख देता है। दोस्तों, उस दिन मैं घर तो लौट गया और फिर पुलिस वालों ने विनोद की मौत को एक रहस्य बनाकर छोड़ दिया। कागज कार्रवाई तो हुई लेकिन उससे कोई फायदा ही नहीं हुआ। उस दिन के बाद मैंने उस गांव के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन अफसोस करता हूँ कि उस दिन मेरी वजह से विनोद को ये दुनिया छोड़नी पड़ी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।